पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन भारत में। आगामी विधानसभा को लेकर जदयू नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आजकल तो आसानी से आपको खबर भी मिल जाती है, जो कि मोबाइल से कहीं से भी। फेस टू फेस इलेक्शन तकरीबन अनाउंस होने वाला है, तो मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि एक दिन आप लोगों से मिलें और आप लोगों का प्री इलेक्शन आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। एक दिन ठीक से फिर से मिलेंगे जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद फिर बैठेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके जरिए पूरे दरभंगा वासियों को और मिथिलांचल वासियों को, नॉर्थ बिहार के लोगों को दो जो बड़ी चीज दरभंगा को मिली है, एक एम्स और दूसरा एयरपोर्ट। इन दोनों चीजों के लिए और दोनों की शुरुआत तकरीबन हो गई। मतलब 4 साल के अंदर एम्स तैयार होगा, उसकी बिल्डिंग और उसके डिपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा एयरपोर्ट, उसका तो जो बुकिंग है वो भी शुरू हो गई और अभी दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर के लिए चलेगी। फिर दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी बाद में आएगा। तो मैं इन दोनों, ये जो दोनों काम हुआ है, इसके लिए भारत सरकार को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा। एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने में या एयरपोर्ट पर भी जमीन परचेज करा करके जो टर्मिनल बनना है उसके लिए भी पैसा मुहैया कराने के लिए, और सबसे ज्यादा मिथिलांचल की इस राजधानी में जो उन्होंने ये 2 बड़ा तोहफा जो हमें दिया है, उसके लिए हम लोग जिंदगी भर आभारी रहेंगे। मिथिलांचल के लोग, इस नॉर्थ बिहार के लोग। साथ ही इसके अंदर जो एक बड़ा रोल माननीय संजय झा जी जो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, लगातार वो लगे रहे और उसका नतीजा आज हम लोगों के सामने है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो हमारे सांसद हैं, इनका भी बहुत एक्टिव रोल रहा है जब से एमपी हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपने आप को भी मुबारकबाद लेता हूं कि हम भी जब भी 4 मर्तबा एमपी रहे तो इन सवालों को पार्लियामेंट के अंदर मंत्री के सामने उठाते रहे। और आपको याद होगा कि एक मर्तबा बीच में भी प्राइवेट एयरलाइंस को चलाने की बात हुई थी, लेकिन वो सब पीछे रह गया। अब तो सच्चाई यह है कि ये जमीन पे उतर गया और अब जहाज उड़ने वाली है। और मैंने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट के लिए जो यहाँ के उस वक्त के राजा थे, 1932 में पहले मर्तबा जहाज आई थी, तो आज के दिन हम उनको भी याद करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो हमारा एयरपोर्ट नहीं होता और आज हमें जहाज की सुविधा नहीं। साथ ही हमने मांग किया है कि हर हालत में नॉर्थ बिहार के अंदर
कोई भी एयरपोर्ट तो था ही नहीं। साथ ही जब ये फैसिलिटी मिल रही है हमें, तो जब टर्मिनल बने तो उस टर्मिनल पे हमें इंटरनेशनल फ्लाइट की भी सुविधा मिले। उसके लिए पहले ही से सिविल एविएशन को प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन और कस्टम का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैंने निवेदन किया है, मैंने लेटर लिख करके माननीय नीतीश कुमार जी को भी दिया है कि वो भारत सरकार से बात करें, क्योंकि ये रामायण सर्किट में भी आता है और महावीर जैन की धरती से भी ये बहुत दूर नहीं है, वैशाली से। साथ ही जो हज करने लोग जाते हैं या उम्रा करने, तो हज टर्मिनल की हैसियत से अभी गया जाना पड़ता है। तो नॉर्थ बिहार से एक बड़ी तादाद में लोग हज पे भी जाते हैं, उनको भी सुविधा यहीं से मिल जाएगी। फिर आज की तारीख में गल्फ के अंदर फार ईस्ट जैसे हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जाकर के या तो नौकरी कर रहे हैं या कोई कारोबार में है, उनको आसानी होगी। साथ ही आज लाखों लोग गल्फ के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्हें कभी दिल्ली उतरना पड़ता है, बॉम्बे उतरना पड़ता है, वो डायरेक्ट दरभंगा आकर के यहाँ से अपने मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे। और साथ ही यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ बिहार के लोग बड़ी तादाद में हैं। तो एक मैं समझता हूँ दिल्ली और कोलकाता के बाद ये बहुत ही बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, अगर ये हम लोगों की बात मांग ली गई और अगर ये अभी से टर्मिनल जब भी बने तो उसके अंदर ये सुविधा हो। तो एक मर्तबा फिर से सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए, और ये एक बड़ा काम इस इलाके के लिए हुआ, जिससे बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में मिलेगी। अब मैं सियासत की तरफ आता हूं। आपको जानकारी होगी, बहुत सारे पत्रकार भाइयों को हमने फुटेज भी भेजा। हमने लगातार जनता दल यू की जो एक मीटिंग्स थी, बेनीपुर, बहादुरपुर, हयाघाट, केवटी, गौराबोराम, दरभंगा और फिर समस्तीपुर भी हम गए थे, वहां भी मीटिंग करी हमने सरायरंजन असेंबली हल्के की। और हम लगातार धीरे धीरे हर जगह पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के बारे में, अपने लीडर के बारे में रख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में लोगों की भूमिका क्या होगी। और आपको जान करके खुशी होगी कि जितनी मीटिंग हुई, अगर उसके फुटेज देख लें आप, तो ये ज्यादातर मीटिंग हमारी जो इनिशियल हुई है वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हुई है। जनाब रुश्दी साहब और जनाब शमशाद साहब, दोनों महासचिव हैं पार्टी के, इन्हीं के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। और बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग खुद से, और कहीं कोई गाड़ी घोड़ा किसी चीज का इंतजाम नहीं, बुलाया 50 तो आए, 200 बुलाया तो ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा आ गए, कुर्सी कम पड़ जाती थी। तो एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक के लोग आए और हमारी बात को सुना। और नीतीश जी का जो कारनामा है 15 साल का, उसको भी बताया उनको। और सबने वादा किया कि हम लोग आपके साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, और हम भारी वोट दे करके यहां से आपके उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए खास तौर से जो बड़े बड़े काम किए हैं, उसके अंदर मदरसा है। अक़लियत की बात कर रहा हूं, ऐसे तो जो सड़क है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
स्कूल का डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल है, गांव में हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम किया। तो जो सुविधा वो तो सभी लोगों को मिला, लेकिन समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। और साथ ही जो अक़लियत के लोग हैं समाज में, वो भी पीछे रह गए हैं। सारी वजहें उसके अंदर, उसको बताने का समय नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, और उस कदम उठाने में जो सबसे बड़ा कदम है वो मदरसे की तरफ है। पहले सिर्फ 1200 मदरसे ही सरकारी दर्जा रखते थे, आज उसको बढ़ा करके उन्होंने 2800 किया। तनख्वाह 1500 2000 मिलती थी, लेकिन आज स्कूल के बराबर उसकी तनख्वाहें की गई। आज 30,000, 35,000, 40,000 मदरसा के जो उस्ताद होंगे, टीचर होंगे, उनको मिलेगा। साथ ही 100 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए भी उपलब्ध कराया। तो एक बड़ा कदम है, और तकरीबन अभी जबकि नए मदरसों का चल रहा है, उनको सरकारी दर्जा दिया जा रहा है, तो बजट बढ़ जाएगा। तो आज की तारीख में मदरसा के ऊपर तकरीबन 400 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करती है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। इसके ज़रिए गांव घर में रहने वाली ख़ास तौर से लड़कियां और लड़के, इनको अच्छी तालीम मिल पाएगी। कल हो के वो डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक सब में जा सकेंगे, क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट है वो इक्विवेलेंट है बिहार बोर्ड के, CBSE के। तो एक बड़ा कदम है। और जो टारगेट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान के जरिए कि सभी को पढ़ाना है, सबको स्कूल ले जाना है, और अब तो हाई स्कूल की तालीम में हाई स्कूल तक पढ़ाया जाए। और उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव हर पंचायत में एक एक हाई स्कूल का इंतजाम किया है। तो ये 100 करोड़ का बजट है, जो अब जब जैसे नए टीचर होंगे, नए जो मदरसे आ जाएंगे, तो उससे और भी तरक्की होगी। बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान भी एक लड़ाई झगड़े की वजह रही है, और उसको उन्होंने जब बने थे भी उन्होंने टारगेट पे लिया कि नहीं, इसको ये डिस्प्यूट जब बनता है समाज के अंदर, समाज के अंदर हमें भाईचारा, और इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। और आज बिहार के अंदर 70% से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने करा दी है। और ख़ास तौर से जो डिस्प्यूटेड कब्रिस्तान थे, जहां पर दो समाज के अंदर या खुद डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर वो सारे मसले सरकारी अमले के जरिए वो रिजॉल्व कर दिए गए। तो एक बड़ा काम भी हो गया और समाज में तनाव भी कम हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। तालीम की बात मैं कर रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और उसके लिए फातमी कमेटी ही थी जिसने रिकमेंड किया था कि बिहार में भी एक कैंपस का किशनगंज में, उसको भी 300 एकड़ जमीन माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रोवाइड दिया। 5 जगह हुआ था, सिर्फ 3 जगह को मिल पाया। 2 जगह भोपाल आया है, मालापुरम केरल, बंगाल, वेस्ट बंगाल और बिहार में, तो 300। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों मानू में आए थे वो, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ये भी भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। हमारे किसी साहब ने पता नहीं क्या कहा, उनको तमीज़ ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी या उसका कैंपस ये किसी के जागीर नहीं है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर अगर 1 रुपए की भी चीज़ है तो वो भारत सरकार की चीज़ है। भारत सरकार के जरिए मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी चलाई जाती है।
तो उसका कैंपस था, वहां जमीन की कमी थी, किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि उन्होंने 30 करोड़ रुपया से पास करा करके मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस के एक्सपेंशन के लिए भिजवा दिया। और साथ ही 600 बेड का हॉस्टल का भी उन्होंने प्रोविजन किया है। और साथ ही उसको अगर आप ले लें तो वहां पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और पॉलिटेक्निक की भी बिल्डिंग नहीं थी, उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंड कर दिया है भारत सरकार को। और उसका कागज दिल्ली चला गया, बहुत जल्द उसमें भी पैसा आ जाएगा। तो ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब विद इन नो टाइम अपने वादा को पूरा करते हैं। और मानू में जो कुछ वादा किया आकर के, और बहुत उससे खुश हुए देख करके वहां के बच्चों को। और तो वो भी एक बड़ा काम हुआ। साथ ही पूरे बिहार के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज और जो 38 जिलों में बनना है, और उस 38 जिला में सबसे पहले दरभंगा लिया। डॉक्टर फराज फातमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी केवटी में असराहा गांव में उसका फाउंडेशन भी हो गया और उसमें काम भी शुरू हो गया। 57 करोड़ तकरीबन की लागत से वो बनके तैयार होगा। उसमें लड़के और लड़कों रहना, खाना पीना, स्टाइपेंड, किताब, कॉपी, हर चीज मुफ्त होगी। और इससे जो माइनॉरिटीज के अंदर जो एजुकेशन का लेवल कम है उसमें कुछ, ये पूरे बिहार में इसका ये कैंपस खोला जाएगा। अभी 3 जगह और हुआ है, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल, मेरा अपना ख्याल है। ये 3 जगह और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो ये एक बड़ा कदम है जिसकी वजह से अक़लियतों के अंदर तालीम का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और इस पे तकरीबन 2200 करोड़ की तो सिर्फ बिल्डिंग बनेगी, और फिर उसके अंदर खाना पीना रहना जो उस पर खर्च आएगा वो अलग से है। आपने दूसरी चीज महसूस की होगी कि पिछले 15 साल में उस तरह के इल्जाम लगाते हैं नीतीश कुमार जी पर कि फलां सहयोगी है, फलां सहयोगी है। लेकिन आपने महसूस किया होगा दरभंगा के अंदर भी और पूरे बिहार में उनका साफ सुथरा कहना है कि कम्युनलिज्म से हमारा कोई समझौता नहीं है और हम भाई को भाई से किसी कीमत पर लड़ने नहीं देंगे। हम ये मानते हैं कि कहीं पर कोई न कोई मामला शुरू हो सकता है, भाई भाई में होता है, पड़ोसी से होती है लड़ाई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का काम यही है कि उसको पूरी मुस्तैदी से, ताकत से उसको दबाने का काम किया जाए। अभी आपने देखा होगा कई जगह दरभंगा में भी इस तरह की कोशिश हुई, लेकिन सभी जगह नाकाम कर दी गई। और पूरे बिहार में कहीं भी, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, छठ हो, आपने देखा होगा अमन प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के यहाँ आ जा करके बधाई देते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जो एक टेंशन रहता था कि अब फलां त्योहार आया तो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आज बिहार उससे मुक्त है। इतना बड़ा आंदोलन अभी चला, पिछले दिनों देखा होगा आपने, लेकिन कहीं भी न तो एक लाठी चली, न कहीं पे कोई वाकया हुआ। तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर अमन और भाईचारे का राज रहेगा। और नीतीश कुमार जब इस दफा फिर से ओथ लेंगे तो उसके साथ ये श्योरिटी होगी कि भाई को भाई से नहीं लड़ने दिया जाएगा, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा और गरीब के नाम पर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी ये सबका है। मतलब ईमानदारी से अगर आप देखें तो नीतीश जी के डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो न्याय के साथ
न्याय के साथ तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की का रास्ता है। अभी मैंने पिछले दिनों यहाँ मीटिंग किया था, तो मैंने कुछ बातें कही थी माननीय लालू प्रसाद जी और उनके सपुत्र के बारे में और पार्टी के बारे में। और मैंने कहा था कि ये जो पार्टी है वो इनको हड्डी वाला मुसलमान और यादव लीडर नहीं चाहिए। एमवाई दोनों में, आपको अगर इतिहास याद हो तो अब्दुल गफूर, अनवारुल हक, फैयाजुल आजम, फैयाज भागलपुरी, मुमताज अंसारी एमपी होते थे हमारी पार्टी के। और न जाने इसमें कितने लीडर हैं। अगर उसने कुछ कहा तो उसको पार्टी से बाहर निकाला गया, उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया गया। यानी इनको अकलियत का लीडर तो चाहिए, लेकिन बोनलेस, हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, उसको जबान नहीं हो, वो कदम बोसी करता रहे उनका। तो ये हालत है और उसी के शिकार हम भी हुए। और उसको आपने देखा कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत हमें पार्टी से निकाला गया। टिकट तो नहीं मिला, पार्टी से भी निकाला गया। तो दरभंगा की आवाम और बिहार की आवाम फैसला करेगी कि आप जो बोनलेस लीडर चाहते हैं। आप पिछले दिनों देखा जयवर्धन लखन सिंह यादव कभी कितने बड़े लीडर होते थे यादवों के, उनके पोता को पार्टी से निकाला गया। चंद्रिका राय उनकी बेटी के साथ और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ पार्टी के अंदर। दारोगा प्रसाद राय पहले यादव मुख्यमंत्री होते थे। राम कृपाल यादव याद होंगे आपको, जो कभी हनुमान कहे जाते थे लालू यादव के, रो करके उस घर से निकले। राम यादव हैं, श्रीमती कांति सिंह हैं, देवेंद्र यादव, उसके बराबर का मैं नहीं समझता हूं कि कोई लीडर होगा। पप्पू यादव दिन रात काम करने वाला, क्या हशर किया उन्होंने उसके साथ। एमवाई का वोट तो चाहिए, लेकिन उसका लीडर नहीं चाहिए। और यही वजह है कि हमें भी पार्टी से किनारे किया गया। अब बहुत बड़े बड़े लीडर हैं दरभंगा के अंदर हमारे, मतलब वो अपने आप को समझते हैं। और उसमें से मैं क्या कहूं आपसे, 14 उम्मीदवार तो अकेले केवटी के अंदर हैं। और जब हम बोले ये सब बात तो इन लोगों ने हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उनको मेरा इतिहास ही नहीं मालूम, तारीख ही नहीं मालूम। और तारीख उनको मालूम होगा भी तो वो बताना नहीं चाहते। और मैं आपके जरिए उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे वालिद सन 62 में खड़े हुए चुनाव में और सेकंड हुए थे। कांग्रेस का जमाना होता था, उसमें भी स्वतंत्र पार्टी से खड़े हुए थे, आज सेकंड हुए। अब बहुत मार्जिनल वोट, 350-400 वोट से चुनाव हारे थे। मैं कहते हैं कि अरब से आ गए। मेरा इतिहास मालूम करो, दिल्ली जेल, अलीगढ़ जेल, फतेहगढ़ जेल, बनारस, मैं स्टूडेंट लीडर था। 7 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ ओहदों पर इलेक्शन जीता, नॉमिनेशन नहीं। तब तो पार्टी का पोस्ट नॉमिनेशन वाला लेके घूम रहे हैं और लीडर बनते हैं। वार्ड काउंसलर भी नहीं जीते होंगे कभी। तो और कोई रहम नहीं है। अली अशरफ फातमी को टिकट मिला दरभंगा से तो तारीख गवाह है, और लालू यादव भी जानते होंगे कि अगर नीतीश कुमार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इमाम बुखारी
वीपी सिंह अगर नहीं रहते उस वक्त तो शायद मैं पहला चुनाव भी नहीं लड़ता, पहला नहीं लड़ता तो फिर तो मौके ही नहीं मिला होता। ठीक है, लालू जी का भी सहयोग था, लेकिन तारीख गवाह है कि यही नीतीश थे जो हमें एक नंबर पर दरभंगा में रखते थे। मैंने आपको चूज किया, मैं आपको मजबूत किया इस इलाके में और उसका सिला मुझे मिला। अब मैं कहां जाऊं बताओ, मैं कहां जाऊं? जब एक सहारा टूटता है तो कोई सहारा देता है तो लोग वहीं जाता है। मैं कहां जाऊं? आपके सहयोगी के पास चला जाऊं ताकि आप वहां भी हमको कत्ल करते हैं? मैं कत्ल से मतलब सियासी कत्ल। तो मैं तो ऐसे जो आदमी भी अच्छा हो, जिससे रिश्ता भी हो, तो आपसे भी रिश्ता हमारा 32 साल का और नीतीश कुमार जी से भी मेरा रिश्ता 32 साल का है। 32 साल वालों के साथ आप क्या कुछ कर रहे हैं रघुवंश बाबू ने बता दिया। जितनी हमारी उम्र है उतने इनके बच्चों की, मेरी सियासी उम्र दरभंगा के अंदर, मिथिलांचल के अंदर, बिहार के अंदर, उतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है और वो हमें पार्टी से निकाल रहे हैं, वो हमारा टिकट काट रहे हैं। तो ठीक है, ये वक्त बताएगा और आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा बिहार के अंदर, याद रखिएगा। बुजुर्गों का, अपने बड़ों का ख्याल न रखे, उसका क्या हालम होगा वो रघुवंश बाबू ने बता दिया। उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन जो सच्ची बात थी उसको उन्होंने रखने का काम किया। आज वहां राज्यसभा बटे, काउंसिल बटे, किसी को दीजिए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर रघुवंश प्रसाद या अब्दुल बारी सिद्दीकी या तनवीर हसन या ऐसे सीनियर लोग, हम ही थे, हमको नहीं दिया। और अगर आप बीजेपी से रिजाइन कराते हैं सुबह में, वो जो वकील थे राम जेठमलानी, सुबह तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, दोपहर में रिजाइन किया और आरजेडी के मेंबर बन गए और सुबह में राज्यसभा चले गए। बीजेपी से तो बहुत आपको परहेज है। अब वो आज के बीजेपी नहीं है। मुझे याद है सन 80 में उनको मैंने अलीगढ़ बुलाया था एक सेमिनार में, तब भी वो बीजेपी थे। तो मैं उनको जानता हूं सन 80 से 1 to 1। उसी तरह से एक कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले थे, सुबह सवेरे वो एलजेपी के मेंबर थे, दोपहर में आरजेडी ज्वाइन किया और वो राज्यसभा चले गए। बेचारे सिद्दीकी साहब, तनवीर साहब, सीवान के जो हिना साहब, ये सब उम्मीदवार थे, टुकुर टुकुर टाकते रहे। वो आया, लेके चला गया एलजेपी से। अभी काउंसिल में भेजा है उन्होंने किसी अकलियत के लोगों को, बिहार में कोई नहीं मिला, बॉम्बे से लैंड किया। तो आपके साथ कोई भी वर्कर अब रहने वाला नहीं है जो आपका एटीट्यूड है। और ये सब किन वजहों से हो रहा है आपको मालूम है, इसमें किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपको मालूम है। लोग अब टिकट के फेरे में हैं, क्या क्या बोलते हैं। उनके वाइफ भी उनके कहने पर वोट नहीं देती होगी, जितना मुझे मेरा मानना है। और मैं यहां से 7 चुनाव लड़ा, उनके कहने पर उनकी वाइफ ने उधर वोट नहीं दिया होगा, हम ही को दिया होगा। अब एक हैं, आप बताइए, उनको भी टिकट चाहिए, ले लीजिए, अच्छा मौका है। अब तो फातिमी नहीं है। एक हैं वाले हैं बदर आलम, बदर का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो ऐसे टेढ़ा करके मुंह कल बोल रहे थे, कल तक नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो उनको बीजेपी नजर नहीं आती थी। 3 दिन में स्वर बदल गए उनके। क्या क्या फरमाते हैं, क्वालिफिकेशन पूछते हैं हमसे। अरे हम तो कम से कम सिविल इंजीनियर हैं, मेरे बाप वकील थे,
डॉक्टर फराज डॉक्टर है, तुम अपने लीडर का क्वालिफिकेशन बताओ ना, वो क्या है, कौन कौन सा क्लास पास है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई मुझे उसमें से अब एक नहीं 17-18 घूम रहा है। मेरा हो गया फाइनल तो केवटी से मेरा हो गया फाइनल। आपका स्वागत है, आपका फाइनल हो गया, आइए तशरीफ लाइए। केवटी की जनता भी तैयार है आपका स्वागत करने के लिए। हमें हमदर्दी है कुछ लोगों से उसके अंदर। एक है नजर आलम, बिला शको शुबा पढ़ा लिखा आदमी है, संघर्ष का आदमी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उस बेचारे गरीब को राजद कंसीडर भी करेगी, क्योंकि उसके पास भी थोड़ा बहुत तो हड्डी है, थोड़ा हड्डी वाला तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा एक लड़का है जाले से कोशिश कर रहा है, कलाम, लाखों रुपया लगा दिया उसने पार्टी पर, और दिन रात सुबह उठता है रात तक पार्टी पार्टी करता रहता है। उस बेचारे को अध्यक्ष सीपी से निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर भी क्वालिटी है, मेहनती है, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसे योग्य लोगों की जरूरत होगी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि भाई आप ये 14-15 घूम रहे हो एक लाइन से, उसमें हमारे साथ साहब हमारे रिश्तेदारी हैं, बदर आलम अंसारी साहब हैं, अनीसुर रहमान हैं असराहा के, वो चांद साहब हैं, एक से एक कैंडिडेट है, मैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं। शहर से हमारे फजैल अंसारी साहब हैं, फजैल अंसारी साहब बहुत पुराने लीडर हैं, मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे कि मिलना चाहिए ऐसे लीडरों को। अल्लन बाबू हैं, शहर से सीधे केवटी गए हैं, मिलना चाहिए। भाई आप तो जिसको भेजोगे उससे तो लड़ना है हमें, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। गुलाम हुसैन चाइना साहब का नाम ले ही लिया आपको, एक बदर आलम बदर हैं, मेड इन चाइना, सब टाइटल वाले हैं। आप जो आइएगा आपका स्वागत है, हम लोग तो लड़ेंगे आपसे होगा मुकाबला वहां। तो मैं यही कहूंगा कि मेहरबानी करके टिप्पणी नहीं करें और मुझसे मत पूछिए कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इतना किया अपनी कम्युनिटी के लिए हो, बिहार के लिए हो, वो दुनिया जानती है, और आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत कतई नहीं है। आप अपनी फिक्र कीजिए और दूसरे की फिक्र करना बंद कर दीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, और आपसे यही गुजारिश है कि अगर कोई सवाल अगर आपके जहन में हो। सर, आपने कहा अभी कि हड्डी वाला मुसलमान राजद को नहीं चाहिए, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जैसे नेता, उसके बाद अब देखिए, मैं तो उन पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मुझे खड़ा करके 2 मर्तबा यहाँ पे लीडर मौजूद हैं, आज ग्रामीण के एमएलए भी हैं, बाज़ाब्ता तरीके से कीर्ति झा आजाद से साठ गांठ करके, और उसका प्रूफ लालू जी के पास भी है, पप्पू यादव के पास भी है। उन्होंने जो कुछ किया, हम हारे 34,000 से, उसके बावजूद आज अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब 2,80,000 से हारे। तो ये तो हिसाब किताब उनको करना चाहिए ना, कि हम फातिमी हारा 34,000 से, हम 2,80,000 से क्यों हार गए। और जब ओथ ले रहे थे वो पिछले मंत्रालय में, तो 1 नंबर पे तो नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे नंबर पे तेजस्वी जी थे, ठीक है,
तीसरे नंबर पे तो अगर हड्डी वाले होते तो तीसरे नंबर पे होते, चौथे नंबर पे नहीं फिकाते। और मंत्रालय क्या मिला उनको बताओ, इतने एक्सपीरियंस, सबसे ओल्ड। मुझे हमदर्दी है उनसे कि बेचारे को, उनको भी साइड लाइन करके पार्टी में रखा गया है। अब वो बोनलेस हैं कि नहीं है, वो तो उन्हीं से सवाल कर लीजिएगा। मैंने तो जनरल सवाल किया है कि अगर बोन वाले हो, हड्डी वाले, तो ज्यादा दिन आपका गुजारा एक हद तक हो सकता है, उसके बाद उस पार्टी में नहीं हो सकता। आपको दरभंगा समाचार आपसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेगा। जी पूछिए। कौन बोलता है अपने साथ से काम का परिणाम मांगने का जरूरत नहीं जी। है। आप अपने किसी में सब कुछ बोलिए, स्थानीय से लेकर के बड़े बड़े नेताओं को नाम दिया। ये अभी जो कृषि बिल आया है उसमें दरभंगा समाचार आपका विचार है? नहीं, मैं तो आपसे बताऊं कि बिहार के अंदर किसानों के लिए जो कुछ काम हुआ है, आज आप समझ लो कि जो पहले बिहार गेहूं, चावल बाहर से मंगाता था, पंजाब से आता था, हरियाणा से आता था, अब बिहार से गेहूं बाहर जा रहा है, बिहार से चावल बाहर जा रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन है। और मकई का तो इतना सरप्लस प्रोडक्शन है कि आपको खुशी होगी। ओरिजिनल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके अलावा भी स्ट्रॉबेरी, बहुत तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं और उसका फायदा निश्चित रूप से बिहार को हो रहा है। मैं आपको किसान की बात की, मैंने किसान की बात आपने किया, और आज बिहार पंजाब से ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला स्टेट हो गया अनाज के मामले में। शायद ये मालूम कर लेंगे आप, तो आंकड़े आपको बताएंगे कि बिहार आज अच्छा देखिए, आपको अगर अनाज मिलना है, पैदा होना है, तो उसके लिए अच्छा अच्छा इरिगेशन का इंतजाम हो, अच्छा सुविधा मिले किसान को, बीज मिले, खाद मिले, पानी मिले। तो नीतीश कुमार जी ने उस सब चीज का इंतजाम किया है, इस्तेमाल किया है। अब आपने पूछा दिल्ली में जो बिल पेश हुआ है, मैं उसको देखा नहीं, और वो बिल में क्या है नहीं है, प्रावधान क्या है जिससे प्रॉब्लम है किसानों को, तो ये हमारे नेता देख रहे होंगे। और वो निश्चित रूप से एंटी फार्मर हमारी पार्टी नहीं हो सकती। हम लोग प्रो पुअर, प्रो किसान, और बिहार के अंदर एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किसान करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो उसमें फलदार पेड़ भी तो लग रहे हैं। उससे कितना कल होकर के आम, लीची, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट पैदा होंगे। आज लग रहा है कि पेड़ लगा रहा है, मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम। और पानी का जब तक कि आप आज जो जल जीवन हरियाली है, उससे किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा किसान को फायदा होगा। अभी फराज के यहाँ 4 सुलिस का इजाजत मिला है, 2 का उसने फाउंडेशन भी किया। तो पानी रुकेगा तो रबी की फसल अच्छी होगी। तो हम लोगों का जो फोकस है, जो बिहार के किसान हैं, उनको सब सुख सुविधा मिले। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सत्ता जो है आज उसको दरकिनार किया जा रहा है राजद के द्वारा, और लगता है जो मीटिंग उसमें चले उसमें वो भी आज पार्टी महागठबंधन से बाहर गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों का घमंड इतना है, गुरूर इतना है कि इनके साथ कोई लंबे अरसे रह नहीं सकता। अब मैं आज आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं कि कभी जनता दल होती थी, याद है आपको? नीतीश कुमार भी उसी के पार्ट होते थे। कभी जनता दल होता था, रामविलास जी भी उसी के पार्ट होते थे। क्या वजह थी कि उनको हटना पड़ा या हटाया गया? ये तो आप हिस्ट्री देख लो, ये किसी से शेयर नहीं कर सकते। वो आपके पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, महागठबंधन का हिस्सा हो, ये आखिरी दिन तो बताएंगे नहीं कि कौन कौन सी सीट पे लड़ेगा और किसको कितना सीट देंगे। तो ये जो कुछ हो रहा
स्वभाव है, इसमें कोई ज्यादा बात करनी नहीं। लालू जी के अरे आपको याद नहीं है 2010 में 9 में हम लोग सरकार में थे, मैं खुद मंत्री था, लालू जी भी रेल मंत्री थे और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने, आपको नहीं याद है 2014 में रामविलास रहना चाहते थे इस गठबंधन में, 14 घंटा मैंने समझाया कि आप उसको मत हटाइए, हटाइएगा तो हम लोगों का रिजल्ट खराब हो। जिद करके उसको, यहां से कोई जाता नहीं है, निकाला जाता है। रघुवंश बाबू गए नहीं थे, निकाले गए। अली अशरफ फातमी गए नहीं, निकाले गए, इसका ध्यान रखना। और बड़ी प्यार मोहब्बत से निकाला जाता है। किसी की बारी आ सकती है, कल वो जो सनम मल्ला उसकी बारी भी आ सकती है, परसों कांग्रेस की बारी भी आ सकती है। सर, इन सबसे हटके एक सवाल है सर, एयरपोर्ट बन गया, मिथिलांचल को बहुत बड़ी सौगात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता में एक आक्रोश देखा जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक में। वहाँ उर्दू में, दरभंगा एयरपोर्ट में उर्दू में वोट नहीं लगा। अभी ये तो आपने सवाल उठाया, उसको मैं बता दूंगा कि लिखा जाए, और जब फाइनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसको टर्मिनल बनेगा, तो निश्चित रूप से उर्दू में भी जरूर लिखा जाए। आश्वस्त करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उर्दू यहाँ की दूसरी मादरी जबान है और यहाँ पर करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।